नमस्कार, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है फुल टाइम मेड। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मौसम सुहाना था। काले काले बादल आसमान में उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे। देवंती जी अपनी पोती नेहा के साथ घर की बालकनी में बैठी हुई थी। अभी अभी सबके लिए खाना बनाकर आई थी और अपनी पोती को बड़े प्यार से दाल चावल खिला रही थी। नेहा अपनी माँ के मोबाइल पर कोई गेम खेल रही थी। तभी उनकी बहू श्वेता आई और बोली, माँ जी, मैं पास में ही अपनी सहेली सीमा के घर किटी पार्टी में जा रही हूँ। आने में कुछ देर हो जाएगी। देवंती जी अपनी सहमति या असहमति जताती उससे पहले ही श्वेता दरवाज़ा बंद करके चली गई। ठंडी हवा के झोंके देवंती जी के दिल को लुभा रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। वे सोचने लगी, कितना पसंद था मुझे यह बारिश का मौसम। इस मौसम में नेहा के दादाजी के साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े का मज़ा लेना कितना अच्छा लगता था। कितना कुछ बदल जाता है उम्र के साथ साथ। अब तो अपनी नापसंद या पसंद कुछ है ही नहीं। थोड़ी ही देर में कॉलोनी के सारे बच्चे बारिश का आनंद उठाने आ गए। दादी, मुझे भी कागज़ के नाव बनानी है। खाना खाने के बाद नेहा बोली और झट से मोबाइल अपनी दादी की गोद में रखा और बारिश का आनंद उठाने के लिए दौड़ गई। देवंती जी की गोद से मोबाइल फिसल कर नीचे गिरने ही वाला था। उसी समय बड़ी मुश्किल से उन्होंने मोबाइल को लपका। कई बार हाथ से छूटते छूटते बचा। बार बार स्क्रीन पर उंगलियों के स्पर्श से मोबाइल का रिकॉर्ड कॉल का प्ले सिस्टम ऑन हो गया। बारिश की आवाज़ के बावजूद रिकॉर्ड कॉल पूरी स्पष्टता के साथ गूंज रहा था। हेलो मुस्कान, कैसी हो? कल का अपना किटी पार्टी का प्रोग्राम तो कन्फर्म है ना? अरे क्या बताऊं श्वेता, जब से मेरा मुन्ना चलना सीखा है तब से मैं 1 मिनट भी फ्री नहीं होती हूँ। सुबह नौकरी पर जाती हूँ तो उसको क्रश में छोड़ देती हूँ। अब उसे छोड़कर बाजार जाना या पार्टी के लिए जाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कैसे मैनेज करूँ समझ नहीं आता, श्वेता की सहेली ने कहा। तो श्वेता बोली, लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ससुराल से बुला लो अपनी सास को। अरे श्वेता, हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। तुम्हारा क्या है, मेड जैसी सास मिल गई है। मुश्किल से 2 रोटियां खाती होगी, बदले में तुम्हारे पूरे घर का काम करती है। तुम्हें तो बने बनाए पकवान मिल जाते हैं, बच्चों को भी देख लेती है और साफ सफाई की भी कोई टेंशन नहीं होती। इतना तो कोई मेड भी नहीं करती होगी। ऊपर से सैलरी देना तो दूर, उससे तो तुम लोगों को अपनी पेंशन से मौज कर रखी है। यह बात तो है मुस्कान। और जब माँ जी जेठ जी के घर चली जाती है तब तो मुझे भी बड़ी मुश्किल होती है। सब कुछ मैनेज करने में पसीने छूट जाते हैं। तो फिर तुम कैसे संभालती हो? सहेली ने पूछा। तो श्वेता बोली, उस दौरान तो 2 मेड लगानी पड़ती है, एक साफ सफाई करने के लिए और दूसरी खाना बनाने के लिए। भला मुझे कहाँ होता है इतना काम। और बस सासू माँ के आने से पहले मेड की छुट्टी कर देती हूँ। 2 मेड का खर्चा भी तो बहुत होता है ना। आकर सासू माँ तो संभाल ही लेती है सारा काम। फिर खिलखिला कर हंसते हुए बोली, मेरा बस चले तो कभी ऐसी फुल टाइम मेड यानी कि अपनी सास को जाने ही ना दूँ। पर दोनों भाइयों में यह तय हुआ है कि माँ जी 6 महीने मेरे पास रहेगी और 6 महीने जेठानी जी के पास। आखिर वहाँ भी तो काम वाली बाइयों की दिक्कत रहती होगी, इसलिए जेठानी का भी दिल नहीं करता सास को वापस भेजने का। अच्छा सुनो, कल किटी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए। खूब मस्ती करेंगे। अब फ़ोन रखती हूँ। रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी और बारिश भी चारों तरफ शांति थी। लेकिन देवंती जी के दिमाग में विचारों का तूफान उत्पाद मचाने लगा था। अपने बारे में अपने बहू के ऐसे विचार सुनकर वह अंदर तक आहत हो चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे थे।
अभी 1 वर्ष पहले ही 65 वर्ष की उम्र में उनके पति का देहांत हुआ था। एक रात को हृदयघात आया और डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही दुनिया से चल बसे। सरकारी नौकरी में ऊंचे पद थे और सेवानिवृत्ति के बाद बहुत अच्छी पेंशन पा रहे थे और पति की मृत्यु के बाद देवंती जी को भी बहुत अच्छी पेंशन मिल रही थी। 2 बेटे थे, राजेश और राकेश। छोटा बेटा राकेश दिल्ली में रहता था, जबकि बड़े बेटे राजेश की नौकरी आगरा में थी। दोनों बहुएं स्कूल में नौकरी करती थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पुरखों की खूब जमीन जायदाद थी। गांव में उनका बड़ा सा 2 मंजिला आलीशान मकान था। पिता की रिटायरमेंट के बाद बड़े बेटे राजेश ने अपने माँ बाबूजी से कहा, बाबूजी, अब रिटायरमेंट के बाद आप गांव में बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ आगरा में रहिए। तो छोटे बेटे राकेश ने भी जिद की, नहीं माँ बाबूजी, मेरे साथ दिल्ली में रहेंगे। अपने बच्चों के ऐसे मान मनुहार हम लोग फूले नहीं समा रहे थे। फिर पति देव समझाते हुए कहने लगे, नहीं बेटा, जब तक हम दोनों की जोड़ी सलामत है हमें यहीं रहने दो। इस गांव के एक एक चप्पे के साथ अपनापन महसूस होता है। सभी लोग अपने लगते हैं। अजनबी शहर में अजनबी लोगों के बीच ना जाने कुछ अच्छा लगेगा या नहीं। हम दोनों में से कोई एक भगवान को प्यारे हो गए तो तुम दूसरे को ले जाना। अपने पति की इन बातों पर कितना गुस्सा करती थी मैं, पर वह हमेशा यही कहते थे कि श्रीमती जी, इस दुनिया को छोड़कर पहले तो मैं ही जाऊंगा और यही ठीक है। एक औरत बिना पति के भी घर में अपनी जगह बना लेती है, लेकिन पत्नी के बिना पति की कोई महत्व नहीं होता। विधवा औरत की तो घरेलू उपयोगिता होती है, सभी कामों में मदद कर देती है, पोते पोतियों को संभालती है, सहनशील भी होती है, जबकि पत्नी के बिना बूढ़ा पति घर वालों पर बोझ हो जाता है। घर वालों को उसके खाने पीने, हर बीमारी का भी ध्यान रखना पड़ता है। सास को तो बहू के बोझ को कम करती है, जबकि ससुर बढ़ा देता है। कितना अनुभव था उन्हें दुनियादारी का। अतीत के पन्ने पलटते पलटते देवंती जी की आंखें भर आई। बारिश कब से खत्म हो चुकी थी, आसमान से बदले छट चुके थे। देवंती जी पर सूरज की तेज किरणें पड़ रही थी, लेकिन आज वह इतनी आहत हो चुकी थी कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं था। दादी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? नन्ही नेहा ने अपने छोटे छोटे गोल मटोल हाथों से अपनी दादी के आंसू साफ करने लगी और दादी का हाथ पकड़कर अंदर की ओर ले आई। अंदर आए हुए अभी 2 मिनट ही हुए थे कि डोर बेल बजी। खोलकर देखा तो पड़ोस में ही रहने वाली कमला जी थी, जिनके साथ देवंती जी कभी कभार मंदिर चली जाया करती थी। यहाँ आने के बाद देवंती जी की कमला जी के साथ काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो दोनों हम उम्र थी और सहेलियों की तरह एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटती थी। कमला जी की कोई औलाद नहीं थी और पति का देहांत 10 वर्ष पहले ही हो चुका था, इसलिए वो अकेले ही रहती थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए कभी कभार देवंती जी के पास बतियाने आ जाया करती थी। अरे देवंती बहन, तुम चल रही हो ना? अपने बांके बिहारी मंदिर से 10 दिनों के लिए वृंदावन की तीर्थ यात्रा जा रही है। सत्संग मंडली की सभी औरतें जाने की तैयारी में है। कमला जी की बात सुनकर देवंती जी की आंखों में चमक आ गई। सोचने लगी, दिल तो बहुत है जाने का, सारी उम्र हो गई जिम्मेदारियां संभालते संभालते, अगर अब जाने का मौका मिल रहा है तो हर्ज ही क्या है। ठीक है बहन जी, मैं अपने बच्चों से बात करके बताऊंगी, देवंती जी ने कहा और अपनी सहेली के लिए चाय बनाकर ले आई। चाय की चुस्कियां लेकर अपना हाल चाल बताकर कमला जी चली गई। अपनी सहेली से बातें करके देवंती जी को भी अब अच्छा महसूस हो रहा था। कमला जी अभी गेट से बाहर निकल ही रही थी कि देवंती जी की बहू श्वेता पहुंच गई और कमला जी को तिरछी निगाहों से देखते हुए ऊपर चली गई। श्वेता को कमला जी कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके विचार में कमला जी के पास तो कोई काम धंधा था नहीं। ऊपर से वह उसकी सास को भी बातों में लगा देती थी
और सारा काम ज्यों का त्यों रह जाता था। श्वेता के घर पहुंचने के साथ ही उसका पति राजेश भी ऑफिस से घर लौट आया। जब राजेश फ्रेश होकर आया तो देवंती जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारे सत्संग मंडली की सभी औरतें 10 दिनों के लिए वृंदावन की यात्रा पर जा रहे हैं। पड़ोस में रहने वाली कमला जी ने बताया तो मेरा भी दिल किया कि मैं वृंदावन की यात्रा के लिए जाऊं। माँ, यह क्या बात हुई? अगर 10 दिन के लिए आप चले जाएंगे तो हम पीछे कैसे मैनेज करेंगे? इतनी बात सुनते ही श्वेता भड़क उठी। मैं जानती थी यह कमला आंटी को और कोई काम तो है नहीं, बस फ्री होकर चल पड़ती है दूसरों के घरों में। मुझे तो यह नहीं समझ आती कि उन्हें खुद कहीं जाना है तो जाए, हमारा काम क्यों बिगाड़ने आ जाती है। तभी राजेश बोला, बिल्कुल ठीक कह रही हो श्वेता, अपनी मंडली की सहेलियों से थोड़ा दूर ही रहा कीजिए। और वैसे भी अब घूमने फिरने की उम्र नहीं है आपकी। भजन कीर्तन तो घर बैठकर भी हो सकता है। बेटे के मुंह से ऐसी अपमानजनक बात सुनकर देवंती जी का दिल चित्कार उठा, लेकिन मुंह से कुछ ना बोल पाई। अपने बेटे बहू की तरफ देखती रह गई। तभी नेहा की आवाज़ आई, दादी, भूख लगी है, खाना दो ना। अपनी पोती की बात सुनकर देवंती जी रसोई में जाने लगी तो श्वेता बोली, माँ, मेरा खाना मत बनाइएगा, आज बहुत खा लिया। ऐसा कहते हुए वे सोने चली गई। देवंती जी ने दुखी दिल से जैसे तैसे खाना बनाकर अपने बेटे और पोती को खिलाया, लेकिन वो स्वयं बिना खाए पिए ही सो गई और अगले दिन सुबह फिर से काम करने में जुट गई। बेटा और बहू दोनों अपने अपने काम को निकल गए। बहू की वापसी शाम को 4 बजे तक होता था और नेहा और लक्ष्मी जी पर पूरा घर हवाले होता था। रसोई में आकर देखा तो बर्तनों की ढेर ज्यों का त्यों धरा था। मैं भी कितनी मूर्ख थी, कल तक मैं खुद को ही इस घर की मालकिन समझ रही थी, लेकिन मैं तो बस एक नौकरानी थी जिस पर घर के मालिकों को इतना विश्वास था कि बिना ताला लगाए ही वो निकल जाते थे। 5 दिन बीत गए थे। अब देवंती जी ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। घर का काम तो वो अब भी कर रही थी, लेकिन बिना मन से। आज भी उनका बेटा बहू नौकरी पर गए हुए थे तो कमला जी अपनी सत्संग मंडली की अन्य महिला के साथ उनके घर पर उनसे मिलने और उनका हाल चाल जानने के लिए पहुंची। 5 दिनों से देवंती जी अपने किसी सहेली से मिली नहीं थी, तो इतने दिनों बाद अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ बैठकर 1 घंटे कब बीत गए उन्हें पता ही ना चला। श्वेता भी अपनी नौकरी से आ गई थी। घर पहुंचकर देखा तो ना तो खाना तैयार था और ना ही घर की साफ सफाई हुई थी। बस इतना देखने की देर थी कि बहू तो उनकी सहेलियों के सामने ही अपनी सास पर बरस पड़ी। माँ जी, यह क्या हालत बना रखी है घर की? आपको इतना भी नहीं पता था कि घर का काम पड़ा है? रसोई में बर्तन पड़े हैं, ना तो खाना तैयार है, ना ही आपने कपड़े धुलने डाले हैं। अपनी बहू की इतनी बात सुनकर देवंती जी हैरान रह गई। अपनी सहेलियों के सामने उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी और उधर उनकी सहेलियों की तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने चुप करके वहाँ से निकलने में ही बेहतरीन समझी। उस दिन तो देवंती जी अपमान का घूंट पीकर सहन कर गई, लेकिन वह अपमान उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उनके बच्चे चालू और महीने के अंतिम दिनों में जब उनकी तनख्वाह खत्म हो जाए तो खर्च के लिए इन्हें रुपए भी दे दूं। वह क्या बात है, त्याग मैं कर रही हूँ और त्यागी यह अपने आप को बोलते हैं कि देखो क्या खूब संभाल रखा है अपनी बूढ़ी माँ को, कितना प्रेम करते हैं। बस बहुत हुआ, अब मुझे अपने दम पर जीना है, दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर मैं नहीं रह सकती। मेरा भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं कल ही अपने गांव वाले मकान अपने खुद के घर में वापस चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और गांव में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पर उन्हें जो कुछ सुनने को मिला उनके हाथ पांव ठंडा पड़ने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेंगी।
उनके बेटों ने गांव का कुछ पुश्तैनी मकान बिना उनकी जानकारी के बेच दिया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, मेरे पास अभी बहुत कुछ है जिसे बेचकर मैं फिर से अपना आशियाना बना सकती हूँ। ऐसे सोचते हुए देवंती जी ने अपनी गांव की ज़मीन बेचने के लिए गांव के एक प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया, लेकिन पता चला कि उनके बेटों ने गांव की सारी ज़मीन भी बेच दी थी। पता करवाया तो बैंक अकाउंट भी खाली था। उन्होंने सारी एचडी को मैच्योर होने से पहले ही कैश करवा लिया था। लॉकर में पड़े गहने भी गायब थे। हे भगवान, कितने बड़े भ्रम में जी रही थी मैं कि मेरे दो बेटे हैं, लेकिन पता तो अब चला कि दोनों में से एक भी मेरा अपना नहीं था। अब समझ आया कि दोनों ने दिल्ली और आगरा में इतनी जल्दी इतनी आलीशान फ्लैट कैसे ले लिया, कैसे इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीद ली। जिससे मैं अपने बेटों की तरक्की समझ रही थी, वह तो उनका धोखा था, फरेब था अपनी माँ से। देवंती जी की आंखें आंसुओं से भर आई और दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी, लेकिन अपनी पीड़ा को दिल के किसी कोने में दबाकर उन्होंने आगरा में रहने वाले अपने बेटे को फ़ोन किया और उसे जल्द से जल्द दिल्ली आने को कहा। अगले दिन सुबह सुबह उनका बड़ा बेटा राजेश अपनी पत्नी के साथ उनके पास पहुंचा। देवंती जी ने कभी रोते हुए तो कभी सुबकते हुए इस सारे विषय में जानकारी मांगी तो राजेश ने कहा, माँ, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाने की क्या ज़रूरत है? पहले या बाद में वह संपत्ति तो हमारी ही थी ना। इस पर राकेश बोला, हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, और वैसे भी हमने आपके धन को बर्बाद नहीं किया है, अपना अपना मकान ही खरीदा है। और फिर आपको भी मालूम है कि हमें वहाँ जाकर तो रहना नहीं था, तो फिर आज बेच दें या कल, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है बेटा, आज और कल में बहुत फ़र्क पड़ता है। वक्त से पहले किया गया कोई काम अच्छा नहीं होता। मेरी मृत्यु के बाद मेरे इस शरीर का तुम जलाओगे तभी अंतिम संस्कार कहलाएगा, लेकिन आज यदि मेरे जीते जी जला दिया तो उसे हत्या कहा जाएगा। खैर, जैसे तैसे देवंती जी ने अपने दिल को समझाया और दिन गुजारने लगी, और कोई विकल्प भी नहीं था। अभी मुश्किल से 5-6 दिन ही बीते थे कि एक दिन रविवार को श्वेता ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज किटी पार्टी की मेज़बानी की मेरी बारी है, तो आज चाय कॉफ़ी के साथ अच्छे से स्नैक्स बना दीजिएगा, और मेरी सहेलियों के फेवरेट समोसे बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इतना कहकर श्वेता अपने पति के साथ बाजार के लिए निकल गई। रसोई में सब्जी बनाते हुए देवंती जी विचारों के भवन में डूबती जा रही थी। उनका दिमाग घंटों तक उधेड़ बुन में लगा रहा। यह तो उपयोगिता है, मेरी इस घर में दिन भर काम करो, बच्चे पालो, फिर भी घर में नौकरानी की हैसियत से रहो। लेकिन अब बहुत हो चुका, अब समय आ गया है यह बताने का कि मैं उनकी सास हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। दोपहर बाद जब श्वेता घर वापसी लौटी तो देखा सासू माँ ने साड़ी पहनकर तैयार खड़ी थी। मन में सोचा, मेरी सहेली आएंगे, शायद उन्हें दिखाने के लिए ही सासू माँ ने आज बढ़िया साड़ी पहनी है। अच्छा है, सोचते हुए वह किचन में पार्टी की तैयारी का जायजा लेने गई। लेकिन यह क्या, किचन में तो खाना तैयार ही नहीं था। तेज कदमों से चलकर अपनी सासू माँ के पास आई। माँ जी, यह क्या है? आपने तो कुछ बनाया ही नहीं। मेरी सहेलियाँ अभी आती ही होगी। घर बैठकर क्या कर रही थी आप? बहू, तुम शायद भूल रही हो कि मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। मुझे सत्संग जाने के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? अगर आप एक सत्संग नहीं जाएंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। श्वेता चिल्लाने लगी तो देवंती जी ने कहा, बहू, तमीज़ से बात करो, मैं तुम्हारी सास हूँ, तनख्वाह लेकर काम करने वाली कोई नौकरानी नहीं। इस समय राकेश अपनी गाड़ी पार्क करके घर में घुसा तो अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर गुस्से में आ गया। माँ, आप यह कैसे बात कर रही हैं श्वेता के साथ? अच्छा, मेरी बातें तुम्हें आज इतनी बुरी लगी, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है उसका क्या?
और बहू जिस तरह से मेरे साथ बात करती है उसमें तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता? बहू की सहेलियां आ जाए तो मैं चाय नाश्ता बनाऊं, आए दिन कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हो तो घर की चौकीदारी करूं। काम वाली बाई और मुझ में तो कोई फ़र्क ही नहीं छोड़ा तुमने। बाई भी यही सब कुछ करती है जो मुझसे करवाया जाता है, लेकिन एक फ़र्क है, बाई तो तनख्वाह लेती है और उसकी माँ जी ना कहकर नाम से बुलाते हैं। उसके 100 नखरे भी सहन करते हैं, लेकिन मैं माँ हूँ ना। मेरा इच्छा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। 60 वर्ष की उम्र में बीमारियों से अछूती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ना जाने क्यों किसी को महसूस नहीं होता कि यह बुढ़िया भी कभी थकती होगी। मेरे हाथ पांव चलते थे, इसलिए मुझे रखे हुए थे तुम लोग। यदि महिला लाचार होती तो कब से ओल्ड एज होम भेज देते। बेटा बूढ़ा इंसान हो जाता है तो क्या उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं रह जाती? हमने ऐसा कब कहा माँ? राकेश बोला, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। तुम्हारे इस एक वाक्य ने मेरी ज़िंदगी के मायने ही ख़त्म कर दिए। आए दिन तुम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, बहू अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर जाती है, किटी पार्टी में जाती है। दिल तो मेरा भी करता है ना आधुनिक जीवन जीने का, लेकिन केवल तुम्हारे इस एक वाक्य के डर से मैंने अपने जीवन को केवल घर तक ही सीमित कर दिया। क्या आधुनिक जीवन जीने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? क्या इसी जीवन में इस समाज के दकियानूसी इस विचारों से मुक्ति नहीं पा सकते? यदि कोई इस उम्र में बन ठन कर रहे तो युवा पीढ़ी व्यंग करते हुए कहती हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्यों समाज के लोग बुढ़ापे के चरित्र में गरिमा ढूंढते हैं? क्या चाहती है आज की पीढ़ी? क्या वृद्धावस्था में हम विषाद से घिरे रहें, अपनी बीमारियों को, अपने दुखों का रोना रोते रहें? क्या बुढ़ापे में प्रसन्नता के साथ नहीं जिया जा सकता? क्या अपने शौक़ पूरे नहीं किया जा सकते? फिर ऐसी बीमार मानसिकता क्यों? मैंने तय कर लिया है, आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। मेरी जितनी भी पेंशन आएगी उसका उपयोग सिर्फ मैं करूँगी। अपना खर्च तुम देखो, और यदि तुमने मेरी पेंशन में से एक पैसा भी लिया तो याद रखना, मेरी संपत्ति हथियाने के इल्ज़ाम में मैं तुम पर पुलिस केस भी कर सकती हूँ। माँ, आपको हो क्या गया है? आप यह कैसी बातें कर रही हैं? श्वेता बोली तो देवंती जी ने कहा, बहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और असल में तो आज ही मेरा दिमाग ठिकाने पर आया है। कल मुझे 10 दिन के लिए अपनी वृंदावन यात्रा पर जाना है। तुम अपना इंतजाम खुद देख लेना। लेकिन माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एक परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्य ही तो एक दूसरे के काम आते हैं, श्वेता ने कहा। तो देवंती जी बोली, लेकिन बहू तुमने मुझे परिवार का सदस्य माना कहाँ? मैं तो तुम्हारे लिए फुल टाइम मेड हूँ ना। माँ, यह आपसे किसने कहा? राकेश हैरान होते हुए बोला, यकीन नहीं आता तो पूछो अपनी पत्नी से, नहीं तो बहू के मोबाइल में इसी महीने की 17 तारीख की कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इतनी बात सुनते ही श्वेता के पसीने छूटने लगे। शर्मिंदगी से उसकी नज़रें नीचे झुक गई। मैं चलती हूँ, मुझे सत्संग के लिए देर हो रही है, कहते हुए देवंती जी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जाने के लिए निकल गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।